एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन जो हमारे पास सपोर्ट कर रही है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, आरटीओएस जिसे बोलते हैं। सिंगल यूजर सिंगल टास्क है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, आरटीओएस। RTS basically क्या used to run a computer embedded in machinery, robots, scientific instrument and industrial system। बेसिकली जो RTS ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सर्व करते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन दैट प्रोसेस डेटा एज इट कम इन मोस्टली विदाउट अ बफर डिले। यहाँ पे आपके पास कोई भी डिले नहीं होता। हम बाकी जितने भी सिस्टम्स पे काम कर रहे होते हैं वहाँ पे समहाउ कुछ डिले होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी डिले नहीं होता। तो जो प्रोसेसिंग टाइम होता है ये कैलकुलेट होती है 10th सेकंड इंक्रीमेंट ऑफ टाइम होता है इसमें जो प्रोसेस हो रहा होता है। इसमें फिक्स टाइम ऑफ कंस्ट्रेंट आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि इसी टाइम के बाद ही कोई ना कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। अब ये नहीं हो सकता कि कंटिन्यूसली कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो। अगर स्पेसिफाइड टाइम हम लोग नहीं देते तो ये आपका सिस्टम जो होता है बेसिकली ये क्या होता है, ये फेल हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्पेसिफिक एक टाइम मेंशन कर देते हैं, आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड या आफ्टर 30 सेकेंड। जितने भी आपके पास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी आपके पास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यहाँ पे भी आपके पास प्रॉपर कोई ना कोई टाइमिंग होती है कि इतने टाइमिंग के बाद आपको रिजल्ट आएगा, या कोई इंडस्ट्रियल सिस्टम्स होते हैं उसमें भी एक टाइमिंग फिक्स होती है कि इस टाइम तक वो प्रोसेस होगा, इसके बाद वो स्टॉप कर जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा प्रोसेस होगा, फिर दोबारा ये काम जो है वो स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे जितने भी टास्क होते हैं वो बेसिकली जो मॉड्यूलर बेस्ड टास्क होते हैं, ये नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा सिस्टम हो, बल्कि एक मॉड्यूल बना दिए जाते हैं कि इस पोर्शन का एक अलग टास्क है, दूसरे पोर्शन का जो होगा उसका कोई आपके पास अलग टास्क होगा। और इसमें ये स्केजुलर भी होता है, इसमें हम लोग अपने प्रोग्राम्स को स्केड्यूल भी कर सकते हैं। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग भी होती है कि मल्टीपल डिफरेंट टास्क भी हैंडल हमारा आरटीओ सिस्टम कर सकता है। पैरेलल प्रोसेसिंग भी हो सकती है कि एट ए टाइम मल्टीपल टास्क जो है वो हम लोग परफॉर्म कर रहे हो। और इसके बाद यहाँ पे ये होता है कि फंक्शन लाइब्रेरीज भी प्रोवाइड्स होती हैं, ये इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है ताकि जो यूजर है वो इजीली कनेक्ट कर सके कर्नल के और एप्लीकेशन कोड के। ये मेमोरी मैनेजमेंट भी कर रहा होता है, फैच, और इसके बाद यूजर डिफाइंड डेटा ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के लिए भी हम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक डिफरेंट टाइप के आरटीओएस के स्नैरियो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिस तरह हमने पिछले ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था कि वो मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ये सारे एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह आरटीओएस ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये सारे के सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। इसके बाद इसमें जो अगर टाइप्स वाइज डिवाइड किया जाए तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं हार्ड रियल टाइम। हमारे पास एक हार्ड रियल टाइम का होता है जिसमें हम लोग ज्यादा कहते हैं कि ये मेडिकल क्रिटिकल केयर सिस्टम जितने भी होते हैं या एयरक्राफ्ट सिस्टम्स होते हैं, इसको जो ये जो आरटीओएस सिस्टम होते हैं इसको हार्ड रियल टाइम बोला जाता है, क्योंकि ये हार्डली होते हैं जो मेडिकल के लिए यूज किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा आपको सेफ्टी का भी देखना पड़ता है और उसकी एक्यूरेसी को भी चेक करना पड़ता है। फिर हमारे पास आ जाता है स्ट्रीम रियल टाइम आता है, जो भी हमारे पास कंपनीज हैं जो वो लोग यूज करें, जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया और एप्लीकेशंस हैं। हमारे पास मल्टीमीडिया के एप्लीकेशंस आ जाते हैं। एक आता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम्स हम लोग क्रिएट करते हैं, जिसमें लाइफ स्टॉक प्राइस कोटेशन सिस्टम्स आ जाते हैं, जो आपको बाहर बिल बोर्ड पे नजर आ रहा होता है कि अक्सर के किसी भी ऑफिस के बाहर जाओ तो कि ये इसकी प्राइस इतनी है, इसकी प्राइस इतनी है। तो इस टर्म के लिए भी हम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं। ये सारे के सारे क्या होती हैं, हमारे पास आरटीओएस सिस्टम्स होते हैं। An important part of RTOS is managing the resources of computers so that its particular operation executed in precisely same amount of time every time it occurs। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जितने भी टाइम होते हैं, जो हमारे पास क्या होता है टाइम बाउंडिंग होती है कि इतने टाइम में ये काम परफॉर्म होना है। अब ये नहीं हो सकता कि अगर हमने 10 सेकेंड्स दिए हैं तो सिर्फ 10 सेकेंड्स में ही हमारे पास जो काम है वो कंप्लीट हो, इससे ज्यादा ना हो। तो 10 सेकेंड में ही होना है। अगर 10 सेकेंड से ज्यादा होता है तो हमारा जो सिस्टम होता है आरटीओएस वाला वो फेल हो जाता है। तो इस वजह से इस चीज में हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज मैनेज करते हैं कि जो भी हमारे पास टास्क है उसकी जो लिमिट दी गई है वो प्रॉपर फुल होनी चाहिए। ये ना हो कि 10 सेकेंड दिया है वो 10 से ज्यादा टाइम हमारे पास ले रहा हो। अब अगर हम लोग इसको मेडिकल में यूज करें तो मेडिकल में तो आपका एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है। अगर वहां पे ये इफेक्ट करे तो आपकी बहुत सारी लाइफ जो है वो जा सकती है। तो इस वजह से इन उसको हार्ड लाइफ आरटीओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। एयरक्राफ्ट है, अब जिस तरह एयरक्राफ्ट के लिए नीचे से बैठ के सारी आपकी पाथ हर चीज को मैनेज किया जा रहा होता है, तो वो भी हार्डली रियल में देखा जाए तो बहुत हार्ड होता है कि एक एरोप्लेन एक साइड से आ रहा है, दूसरा आ रहा है, कि इनके दरमियान कोई भी
डिजास्टर कुछ भी ऐसा अकर ना हो जाए या एक दूसरे के साथ इनकी स्ट्राइक ना हो जाए कुछ, तो इस चीजों से बचने के लिए हम लोग जो अपने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाते हैं उसमें टाइम बाउंड्स भी करते हैं। दूसरा, उसको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ क्रिएट कर रहे होते हैं ताकि इसमें प्रिसाइजली भी अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो वो उसका एक एक एक्शन हमारे पास, अमाउंट, उसकी जो टाइमिंग है, जो चीज भी है वो हमारे पास एक एक हमें शो भी हो और एग्जैक्टली वैसे ही एग्जीक्यूट हो, बीच में कोई भी डिफरेंस ना आए। तो ये बेसिकली हमारे पास होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सिंगल यूजर। इसमें एग्जांपल के तौर पे आ जाता है क्यूएनएक्स, आ जाता है रियल टाइम लिनक्स आ जाता है, और इसमें आप लोग मेडिकल केयर में भी यूज करते हैं। इस तरह हम लोग ट्रांजेक्शन्स में भी बहुत ज्यादा इसको रियल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज कर रहे होते हैं। एयरक्राफ्ट के जितने भी होते हैं वहां पे भी हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग। अब यहाँ पे क्या एक ही यूजर है और एक ही काम कर रहा है, जैसे नाम से भी हो रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू मैनेज द कंप्यूटर सो दैट वन यूजर कैन इफेक्टिवली डू वन थिंग एट अ टाइम। कि एक ही यूजर है वो एक ही काम करेगा और एक ही टाइम पे करेगा, ये नहीं हो सकता कि मल्टीपल काम किया जा सके, एक यूजर है वो मल्टीपल काम परफॉर्म करे। जिस तरह हम लोग आपके मोबाइल फोन में है, मोबाइल फोन में अगर आप लोग इस टाइम लेक्चर्स भी ले रहे हो तो आपके साथ कुछ अभी इस टाइम कुछ स्टूडेंट्स क्या होंगे, साथ में लेक्चर्स भी सुन रहे होंगे, साथ में व्हाट्सएप भी यूज कर रहे होंगे, साथ में कोई गेम खेल रहा होगा, कोई रेडियो सुन रहा होगा या कोई सॉन्ग साथ में सुन रहा होगा। अब वो क्या है, मोबाइल फोन एक ही है, सिंगल यूजर आप हो, लेकिन आप एट अ टाइम एक्शन काफी ज्यादा परफॉर्म कर रहे हो, वो क्या हो गया, सिंगल यूजर मल्टीपल टास्क हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिंगल यूजर सिंगल टास्क है। अगर एक यूजर है तो वो एक ही एक्शन परफॉर्म करता है, इन सेंस के अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन पे होते हैं, आपको कहा जाता है कि आपका जो मोबाइल फोन है वो बेसिकली सिंगल यूजर सिंगल टास्क है। तो आप लोग इस टाइम पे अगर लेक्चर ले रहे हो तो सिर्फ लेक्चर ही ले सकते हो, इसके अलावा और कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। जिस तरह ऑनलाइन टेस्टिंग में होता है कि जब आप ऑनलाइन टेस्टिंग देते हैं आपको एक प्रॉपर टाइमिंग दी जाती है कि 10 मिनट्स है, 20 मिनट्स है, इसमें आपने वो 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड इसमें आपने अपना काम को परफॉर्म कर। लेकिन जैसे वो सिस्टम ऑन करते हो आप अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप में और कोई भी ऑप्शन जो चीज है वो उसको ओपन नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली सिंगल यूजर सिंगल टास्क का होता है। इसमें क्या एग्जांपल एमएस डॉस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल टास्किंग सिंगल यूजर ओएस विद कमांड लाइन इंटरफेस। एमएस डॉस जो हमारे पास सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया था, एमएस डॉस था, वो बेसिकली क्या था कि वो सिंगल यूजर था, सिंगल टास्क था। उसमें क्योंकि हमने सारी इंस्ट्रक्शंस जो देनी थी वो कमांड लाइन के थ्रू इंस्ट्रक्शंस देनी थी। अगर कमांड लाइन के थ्रू इंस्ट्रक्शंस देते तभी हमारे पास एक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये सीएमडी है, ये कमांड लाइन इंटरफेस होता था। यहाँ पे अगर मुझे डेस्कटॉप पे जाना था इसके लिए मुझे कमांड देनी पड़ती थी, सीडी डेस्कटॉप, जैसे यहाँ पे एंटर करती थी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी यूजर यूजरा, पहले यहाँ पे था कि हम लोग सिर्फ सी की फाइल में थे, अब क्या है सी यूजर आगे डेस्कटॉप, आगे हम लोग अब इस टाइम पे डेस्कटॉप पे पहुंच चुके हैं, अब डेस्कटॉप की फाइल को असेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग एक ही टास्क एक एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन आजकल जिस तरह हमारे पास इंटरफेस प्रोवाइडेड होते हैं, हम लोग मल्टीपल चीजें जो है वो एट अ टाइम कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास और क्या मोस्ट पॉपुलर, इसके बाद आता है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आजकल जो जितने भी हम लोग यूज कर रहे हैं कि एक ही यूजर है और मल्टीटास्किंग एक्शन परफॉर्म करें। जिस तरह हमारे लैपटॉप्स हो गए, हमारे मोबाइल फोन हो गए, उसमें क्या है कि सिंगल यूजर है लेकिन हम लोग क्या करें, मल्टीपल टास्किंग जो है एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। यूज बाय मोस्ट पीसीज एंड लैपटॉप, आपके मोस्टली जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं लैपटॉप में यूज हो रहा है। लेट्स से सिंगल यूजर इंटरेक्ट विद द सर्वर प्रोग्राम सिमल्टेनियसली। इसमें क्या होता है कि जो भी सिंगल यूजर होता है वो डिफरेंट एप्लीकेशन से एट अ टाइम ही कनेक्ट हो सकता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे कनेक्ट हुई थी, मैंने क्या किया था, आपने ये स्क्रीन के साथ आपके साथ भी कनेक्टेड हूँ, ये का एक्शन भी परफॉर्म कर रही हूँ, आपको डिस्प्ले भी करवा रही हूँ। दूसरा एक्शन क्या है कि जूम ऑनलाइन पे आपकी क्लास भी ले रही हूँ, अगर किसी की चैट भी देखनी हो तो मैं यहाँ से, या किसी को माइक ऑफ करना है, ये सारे काम मैं एट ए टाइम परफॉर्म कर रही हूँ। लेकिन यूजर सिंपल मैं हूँ, सिंगल मैं ही हूँ, लेकिन मेरे जो टास्क हैं वो क्या है, मल्टीपल टास्क है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके जितने भी लैपटॉप वगैरह में इस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है ये बेसिकली यही है कि वो सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग है। एग्जाम्पल इसमें विंडोज आ गया, मैक ओएस आ गया, और उसके बाद आपके पास लिनक्स आ गया। अब जैसे आपके पास एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये भी आपके पास यही चीजें हैं कि यहाँ पे भी आपके पास बेसिकली क्या होता है कि सिंगल यूजर होता है लेकिन आपके पास टास्किंग क्या होती है, मल्टीपल हो रही होती है।
अब ये क्या मल्टी यूजर। अब इसके बाद हमारे पास आता है एक मल्टी यूजर टाइप का इन्वायरमेंट, जिसमें मैंने आपको, अगर नेटवर्किंग का लेक्चर याद हो, उसमें मैंने आपको पीयर टू पीयर नेटवर्किंग का थोड़ा सा कंसेप्ट दिया था कि पीयर टू पीयर में क्या आता है कि डिफरेंट हम लोग कंप्यूटर्स होते हैं, उनको हम लोग यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक ही सर्वर हमारे पास यूनिट होता है, उसी यूनिट के थ्रू हम लोग सारे के सारे काम एक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास मल्टी यूजर आ सकते हैं, सिर्फ एक ये नहीं आ सकता कि हमारे पास सिंगल ही यूजर हो, बल्कि क्या हो, मल्टीपल यूजर हो। पहले हमने क्या पढ़ा था, सिंगल यूजर बट मल्टीपल टास्किंग पढ़ा था। अब हमारे पास क्या है, मल्टीपल यूजर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके साथ हम लोग क्या करें, मल्टीपल यूजर्स को यूज कर सके। अब इसमें हमारे मैम पास, मल्टी यूजर जो है वो मल्टीटास्किंग कर रहे होंगे या सिंगल टास्क? इसमें डिपेंड कर रहा होता है कि आपका सर्वर आपको कितना एक्सेस दे रहा है। इसमें ये बेसिकली आपके पास मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको मल्टीटास्किंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ये पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपके पास बेसिकली सपोर्ट कर रहे होते हैं मोर देन वन यूजर को एट अ टाइम, परफॉर्मिंग मोर वन टास्क एट द टाइम। ये परफॉर्म कर रहे होते हैं एक ही टास्क को, एक टास्क, दो, तीन, चार, पांच, जितनी भी टास्क होती है वो इकट्ठे एट अ टाइम हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अब इन सिंपल अगर आप लोग एग्जांपल्स के तौर पे लो, जिस तरह आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, सपोज कर लो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, वो हमारे पास क्या है, एक सर्वर के ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है, सर्वर के ऊपर बना के हमने क्या कर दिया, आप सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया, सारे टीचर्स के साथ शेयर कर दिया। अब हर स्टूडेंट जब भी उसको ओपन करेगा, वो सिर्फ उस टाइम पे सिर्फ वही स्टूडेंट तो नहीं ओपन कर सकता, उस टाइम पे मल्टीपल स्टूडेंट्स ओपन कर रहे होंगे, मल्टीपल स्टूडेंट्स कर रहे होंगे। उसपे क्या करें, मल्टीपल टाइम पे मल्टीपल स्टूडेंट्स जो है ना वो उसको असेस करें, लेकिन हमारे पास क्या है, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी को हम लोग क्या करें, हर कोई स्टूडेंट अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग जो भी उसको चीज चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसको वो क्या करे, असेस कर रहे हैं। उसपे क्या होगा, मल्टीटास्किंग भी तो परफॉर्म हो रही है एट अ टाइम, हम लोग उस पर मल्टीपल एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। वहां पे आप लोग देखो अगर लेक्चर्स हो तो एक आपके हर क्लास का अलग अलग फोल्डर क्रिएट किया गया, आप लोग असाइनमेंट्स भी असेस कर सकते हो, कोर्स आउटलाइन भी असेस कर सकते हो। आई थिंक अब तो ई लाइब्रेरी भी आप लोग इजीली असेस कर सकते हो। ये जैसा यहाँ पे आपके पास बनाया हुआ है, एक सर्वर हमारे पास क्रिएट कर दिया गया, सर्वर के बाद हमारे पास क्या है, उसका एक सेशन अलग है और दूसरा सेशन हमारे पास क्या है, अलग क्रिएट कर दिया गया। यहाँ पे इस यूजर जो है वो कुछ और यूज कर रहा है और दूसरा जो यूजर है वो कुछ और यूज कर रहा है। इन सिंपल अगर आप लोग उसकी एग्जांपल ले लो टीम व्यूअर की, अगर आप में से किसी ने टीम व्यूअर एप्लीकेशन यूज किया, उसमें क्या होता है कि हम लोग फौरन दूसरे पर्सन का सिस्टम को असेस कर सकते हैं, अपने सिस्टम को सर्वर बना के दूसरे पर्सन के सिस्टम पे वर्किंग इजीली कर सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली होता है रियल मल्टी यूजर के लिए। अब इसमें हमारे पास फायदा क्या होता है कि सिंगल जब मल्टी यूजर्स आ जाते हैं, तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि हमारे पास जो काम का परफॉर्मेंस होती है, वो प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बहुत इंक्रीज कर देती है। जो काम एक यूजर 10 मिनट्स में करता है, तो अगर आप लोग ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो हो सकता है वो काम हमारे पास 1 सेकेंड के अंदर हो जाए। और इट इज ये टाइम सेविंग भी बहुत ज्यादा है कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाता है। जो 10 मिनट में होना है, अगर वो 10 सेकंड्स में हो जाए तो हमारे पास कितना टाइम सेव हो सकता है। और हम लोग ये भी कर सकते हैं, बट इसमें एक चीज है कि जब कनेक्शन होता है ना, आपके ये सर्वर के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं, इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जब सर्वर ब्रोकन हो जाता है तो कोई भी यूजर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इन सिंपल अगर ये मेरे पास ये है ना, फॉर एग्जांपल अगर ये वाला सिस्टम है, ये इसकी वर्किंग नहीं होती, तो ये यूजर भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो ये यूजर भी कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसमें जो सर्वर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका सर्वर की वर्किंग होती रहेगी तो आप लोग एक्शन सारे परफॉर्म कर सकते हो, अगर सर्वर नहीं कर सकते तो आप लोग ये एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। एग्जाम्पल इसमें आपके पास लिनक्स आ गया, यूनिक्स आ गया, विंडोज टर्मिनल सर्वर्स हैं, आपके पास लिनक्स भी है, यूनिक्स भी है, विंडोज के टर्मिनल सर्वर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम लोग मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके बाद सर्वे ऑफ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर पीसीज एंड एम्बेडेड सिस्टम्स है। सबसे पहले आपके पास जो पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स है और यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले जो हमारे पास है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे फेमस है और सबसे ज्यादा हमारे पास यूज होता है। सबसे जो फर्स्ट आया था वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, जिसको हम लोग डॉस भी कहते हैं, कि जिसमें हमारे पास क्या होता था, हर एक की कमांड्स को देना पड़ता था, कमांड लाइन इंटरफेस होता था। तो यहाँ पे जितनी भी कमांड्स होती थी, ये जिसका फॉर एग्जाम्पल सी माई डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डेटा एक्सेस करना था, उसकी फाइल
उस फाइल का नेम जो है एग्जैक्टली सेम वही फाइल का नेम होना चाहिए। फिर आगे वो किस टाइप का है, एक्सएलएस का है या टीएक्सटी का है या डॉक फाइल का है, जो भी फाइल है वो सारी की सारी चीजें हमें एग्जैक्टली लिखना पड़ता है। वो सारी लिखेंगे तो हम लोग फाइल को असेस कर सकते थे, नहीं तो वैसे हम लोग असेस नहीं कर सकते थे। उसके बाद हमारे पास क्या आया था, विंडोज के चेंज ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था, तो इसमें हमारे पास क्या ग्राफिकल इंटरफेस आना स्टार्ट हो गया था, जीयूआई जिसे बोलते हैं। तो हमारे पास जैसे विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वर्जन 3.0 आया था, इसमें हमारे पास इस टाइप के पहले जो आइकन्स बनते थे वो इस टाइप के थे फाइल मैनेजर्स का। आजकल जो फाइल मैनेजर का वो आता है प्रिंट मैनेजर के लिए, क्लिप बोर्ड के लिए, डॉस के लिए, इस तरह के हमारे पास ग्राफिकल इंटरफेस क्रिएट होना स्टार्ट हो गए थे। और ये फाइल मैनेजर के अंदर इस तरह हमारे पास पॉपअप मेन्यूज जो ओपन हो रहे थे, मेन्यू ओपन होना स्टार्ट हो चुके थे। फिर इसको चेंज किया, फिर हमारे पास विंडो 95 आई, विंडो 95 को और थोड़ा सा इनहांस कर दिया, इसमें इन्होंने कलर्स ऐड कर दिए और इसके आइकन्स को चेंज कर दिया थोड़ा बहुत, और इनको और ज्यादा इनहांसमेंट कर दी। इसमें गेम्स सारी चीजें जितनी भी थी सारे के आइकन्स जो थे यहाँ पे शो कर दिए गए थे। तो हम लोग यहाँ पे माउस क्लिक के ऊपर जस्ट जाते थे और माउस से क्लिक करते थे, हमारे पास हमारी चीजें असेस हो जाती थी। उसके बाद हमारे पास विंडो 98 का ही एक और नया वर्जन आया था, इसमें इन्होंने और थोड़ी बहुत चेंजेस कर दी थी। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को और इनहांस करते जा रहे थे, ताकि अब जैसे यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज है, इनबॉक्स है, सेटअप है, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज को ऐड कर दिया गया था, प्रोग्राम्स को, फेवरेट्स को, और चीजें जितनी भी इनहांसमेंट हो सकती थी आइकन्स को चेंज करने में, वो सारी इनहांसमेंट यहाँ पे परफॉर्म करना स्टार्ट कर दी थी। फिर इसके बाद हमारे पास आता था माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंटी सर्वर था। ये हमारे पास क्या था, बेसिकली सर्वर कनेक्शन के लिए यूज किया जाता था, कि हम लोग अगर सर्वर किसी और कॉल यूजर के साथ या किसी और लैपटॉप के साथ इसके कनेक्ट करके करना चाहे तो वो कैसे कर सकते थे, तो ये उसका सेटअप था। फिर इसके बाद और चीज को चेंज कर दिया गया, हमारे पास इसमें इंटरनेट एक्सप्लोर ऐड हो गया था, रिसाइकल बिन। अब फिर उसके बाद हमारे पास जो आइकन्स थे वो चेंज हो गए थे, ये माई डॉक्यूमेंट्स के, कंप्यूटर के, माई नेटवर्क प्लेसेस के। अब डे बाय डे जिस तरह आपकी नई से नई विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रही थी, उसमें नई से नई चीज अब लोग बीच में क्या क्या ऐड करते जा रहे थे। आपके कैलेंडर आ चुके थे, मीडिया प्लेयर आ चुका था, आपके जितने भी बाकी रिसाइकल बिन्स वगैरह थे, सबके आइकन्स जो थे वो ग्राफिकली मोर इंटरेस्टिंग बना दिए थे, मोर अट्रैक्टिव बना दिए थे, उनको हम लोग बार बार चेंज करते हुए जाते। फिर उसके बाद विंडो विस्टा आई थी। आपके पास विंडो विस्टा में दो आपके एडिशन आए थे, एक होम प्रीमियम आया था और एक होम एडिशन आ गया था विंडो एक्सपी में। फिर विंडो एक्सपी के बाद हमारे पास डिफरेंट और विंडो 7 आपके पास आई थी, फिर विंडो 10 आई है और विंडो 13 आ चुकी है। अब जैसे जैसे आपका विंडो इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे आपके साइज भी क्या विंडोज के ग्राफिक्स अच्छे होते जा रहे हैं। अब वैसे वैसे आपको वैसे वैसे इसकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। अगर विंडो 8 करना है तो आपके लिए स्पेसिफाई किया जाता है आपके पास 1 GB रैम होनी चाहिए। अगर होगी तो आपके पास आप लोग अपने सिस्टम में विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लोग अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। अब विंडो 13 है, इसके लिए भी क्या स्पेसिफिकली आपके पास 2 GB की रैम होनी चाहिए। अगर रैम होगी तो आप लोग उस विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके अलावा विंडो को इंस्टॉल नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास आ जाता है यूनिक्स और यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम लोग यूबंटू भी बोलते हैं, यूबंटू। तो ये बेसिकली आपके पास यूबंटू का इंटरफेस था, जो फर्स्ट इंटरफेस आया था। इसमें ज्यादातर जितना भी काम है अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्डर्स के थ्रू और कमांड्स के थ्रू ही होते हैं। यहाँ पे सारे का सारा काम जितना भी होता है हम लोग कमांड्स के थ्रू होते हैं। हम लोग को ये एड्रेसेस याद रखने पड़ते हैं कि कौन सा एड्रेस कहाँ पे है और ये फाइल को कैसे हम लोग एसेस करेंगे। ये इसके बाद एलएलसी को थोड़ा बहुत इंटरचेंज किया था इसके अंदर। फिर इन्होंने क्या किया था, थोड़े से हमारे पास ग्राफिकली इंटरफेस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद लिनक्स आ जाती है, इकोनॉमिक्स आती है, रेड हाट आता है, यूबंटू, ये सारे के सारे आपके पास क्या थे, डिफरेंट एग्जांपल्स थी लिनक्स के लिए। अब ये यूबंटू का जो इंटरफेस है कुछ और सम हो इस टाइप का हो गया, इसमें आपके पास सारी की सारी आइकन्स क्रिएट हो चुकी है। आप जस्ट आइकन्स पे क्लिक करते हो, आप अपनी फाइल्स को असेस कर सकते हो। लेकिन ये यूबंटू का इंटरफेस फिर भी अभी भी यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है। विंडो का यूजर फ्रेंडली है लेकिन यूबंटू का यूजर फ्रेंडली नहीं है। इसमें यहाँ पे आपको कुछ ऐसी कमांड्स देनी पड़ती हैं कि डॉस के ऊपर जाके कमांड्स देनी पड़ती हैं, फिर ही वो आप लोग एप्लीकेशन को असेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास एक्स आ जाता है। सबसे पहले हमारे पास एप्पल का था, नोवल का आ गया, और ऑपरेटिंग ये हमारे पास एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एप्पल बुक का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इस टाइप का हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वहाँ पे मैक के लिए उनके जिस तरह आपके एप्पल के आईफोन है उनके लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह एप्पल के जितने भी मैक बुक्स हैं उन सबका जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो वर्जन है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये उसके बाद हमारे पास इसी के वर्जन के अंदर उन्होंने काफी हद तक चेंजेस की थी, ग्राफिक्स के अंदर इसमें चीजें ऐड करना स्टार्ट कर दी थी। ये नेवरल नेटवेयर आ गया था हमारे पास, नेटवेयर के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट एलसी, माइक्रो एंड्रॉइड आ गया, और अदर एम्बेडेड सिस्टम्स जितने भी हमारे पास एम्बाइन है, पाम है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है।
अब हमारे पास सबसे पहले क्या जब हम लोग करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कैलकुलेटर पे अगर आ जाए तो हमारे पास विंडोज पे मोबाइल फोन आ गए थे, मोबाइल फोन पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए थे। अब हम लोगों ने इनको असेस करना था। अब जैसे स्टार्ट पे जाते हैं एसेसरीज में आपके पास डिफरेंट चीजें आ जाती थी। इंक राइटर आ जाता था। अब ये इंक राइटर भी बेसिकली क्या एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम था कि यहाँ पे आप लोग खुद भी अगर आपके पास आपकी जो विंडोज है हैंड हेल्ड डिवाइस है तो आप लोग इजीली उसके साथ जो भी लिखोगे वो आपकी आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ शो हो जाएगा। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आया था कि ये डिवाइस हमारे पास अलग होती थी। इस डिवाइस के ऊपर जो भी चीज लिखते थे वो हमारे पास हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाती थी। बस इसका सेटअप यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना पड़ता था। इसके बाद हमारे पास ये एंड्रॉइड के ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड का जिस तरह आपके पास सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड के भी डिफरेंट वर्जन आ गए हैं। डिफरेंट वर्जन में डिफरेंट टेक्निक्स जो थी चेंज होती गई हैं। पहले जो आपका एंड्रॉइड वर्जन था उसमें स्पेसिफिकली कुछ यही चीजें स्पेसिफाइड चीजें थी, सिर्फ इन्हीं चीजों को आप यूज कर सकते थे। लेकिन आज जो आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें देखा जाए तो आपके पास 100 एप्लीकेशन तो अब वैसे ही बिल्ट इन एप्लीकेशन आ रही होती हैं। आप लोग इजीली उन एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी आ गया, गूगल की सारी जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी आप लोग इजीली उसको असेस कर सकते हैं। ये सिम्बोनिक्स है, ये पॉकेट्स पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम से ये हमारे पास पॉकेट्स जो पीसी के ऑपरेटिंग मोबाइल फोन आए थे, ब्लैकबेरी कह सकते हो, ये इस तरह नोकिया के आए थे, जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम था ये थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे कंबाइन ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता जाता है। ये पाम ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये हमारे पास कुछ इस टाइप के मोबाइल फोन थे तो हम लोग जब इनको यूज करते थे तो इनको हम लोग कहते थे कि ये पाम ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका नोकिया का अगर मोबाइल हो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम से डिफरेंट है। ये बेसिकली हमारे पास समरी है और इसकी स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं जो हम लोग सिंपली सिर्फ स्टैंड अलोन एक ही यूजर इसको यूज कर सकता है। वो डॉस है, विंडोज है, 95 है, एंटी वर्क स्टेशन है, 98 2000 प्रोफेशनल है, विंडो मिलीनियम एडिशन है, माइक्रो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस 2 है, यूनिक्स है और लिनक्स है। ये नेटवर्क है जो हम लोग नेटवर्क के थ्रू सर्वर हमने बनाना तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, जिसमें नेटवेयर है, विंडो एंटी सर्वर है, विंडो 2000 सर्वर है, ओएस 2 रैप सर्वर, ई बिजनेस है, यूनिक्स लिनक्स है और सर्वर्स है। और एम्बेडेड में हमारे पास आते हैं पॉकेट, आपके जितने भी मोबाइल फोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सारे एम्बेडेड है, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज सीई जो हम लोग के पास डिफरेंट एक्सेसरीज अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं जिसमें राइट अप करना होता है तो हम लोग ये सारे हमारे पास क्या आते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। बेसिकली आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइमरी रोल होता है वो क्या होता है कि सिंपल होता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा सिंपल है, कंसिस्टेंट वे ऑफ एप्लीकेशन इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली आपके हार्डवेयर के साथ और कनेक्ट हो सकता है, एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। आपके जितने भी हार्डवेयर के रिसोर्सेज हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकता है। हमें इसकी ये नहीं होता कि हमें खुद मैनेज करना पड़ा, बल्कि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसको खुद ही मैनेज कर सकता है। और जो आप ये प्राइमरी उसके रोल हैं, जो इसके टास्क हैं वो क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, हार्डवेयर डिवाइसेस आईओ डिवाइसेस की मैनेजमेंट है, स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की मैनेजमेंट है, प्रोवाइड एप्लीकेशन एंड द यूजर इंटरफेस। आपके जितने भी एप्लीकेशन है उसका जो भी यूजर इंटरफेस है उसको प्रोवाइड करना। आपके सिस्टम्स के हार्डवेयर जितने भी कीबोर्ड माउस के साथ अगर आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हो उनके जितने भी रिसोर्सेज है उनको वो कैसे यूज करेगा, आपके जितने भी प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं उन प्रोग्राम्स को वो कैसे हैंडल करेगा, ये सारा का सारा जो काम होता है ये बेसिकली ओएस के टास्क होते हैं। जो इसका रोल है, जो हमें प्राइमरी रोल है, जो हमें बेनिफिट मिल रहे हैं वो क्या है, सिंपल है। सबसे पहले कि यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, सिंपल है, इजीली हर यूजर इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। दूसरा ये कि कंसिस्टेंट वे है कि वो कंसिस्टेंटली आपके हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट रहता है, आपके हार्डवेयर के साथ फॉरन इंटरेक्शन देते हैं। ये नहीं है कि उसमें कुछ पॉज होता है या कोई वो डिले लेता है, बल्कि वो फॉरन इंटरेक्ट करता है। जैसे मैं यहाँ पे स्लाइड्स अप एंड डाउन कर रही हूँ, आगे या पीछे नेक्स्ट मूव कर रही हूँ, तो वहां पे वो क्या है, फॉरन हार्डवेयर से मैं कीबोर्ड से कर रही हूँ तो कीबोर्ड मेरा हार्डवेयर है, वो फॉरन एक्शन फॉरेन जो एक्शन है वो ले रहा है, और फॉरेन एक्शन जैसे ही रिसीव करता है, यहाँ से स्ट्राइक करते हुए जैसे एक्शन मिलता है वो फॉरेन उसके अगेंस्ट जो भी रिजल्ट है वो मुझे शो कर रहा होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास प्राइमरी रोल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। इसलिए सिर्फ याद रखिएगा रोल अलग डिफरेंट चीज है और जो हमारे पास टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम के वो डिफरेंट है।